Hello everyone, welcome to GATE Academy. I am Amit Zarola, subject matter expert at GATE Academy. In this video, we will be discussing about the assumptions required in the design of singly reinforced beam given by IS 456-2000. यदि मैं बात करूं डिजाइन ऑफ बीम्स की, तो यहाँ पर मेरे पास लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स है, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ सर्विसिबिलिटी है. तो यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पर लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स में, जिसके अंदर मेरे पास 4 क्लासेस है विच विल बी यूजिंग फॉर डिजाइन ऑफ बीम्स, कॉलम्स, slabs, everything. These 4 classes we have limit state method of collapse in flexure, limit state method of collapse in shear, limit state method of collapse in torsion, and the limit state method of collapse in compression. So these things will be used to design the slab, beams, columns, footings and all other civil engineering structures. तो यहाँ पर यदि आप LSM की बात करें, मीन्स लिमिट स्टेट मेथड की डिजाइन की बात करें, जिसके अंदर मैं अपनी फर्स्ट क्लास ले रहा हूँ, दैट इज लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स इन फ्लैक्चर. जब भी फ्लैक्चर में कोई मेंबर है आपके पास, उसको फ्लैक्चर कंडीशन के लिए डिजाइन करना है इस पर IS 456-2000. इन दैट केस वी हैव टू टेक सम assumptions. The assumptions required in this method we can discuss here. So यहाँ पर बात करते हैं हम कि assumptions क्या क्या लेना है. मैं यहाँ पर ले रहा हूँ limit stat method of collapse in flexure condition. तो इस फ्लेक्चर कंडीशन में हम बात करेंगे assumptions की. देखो फ्लेक्चर में आप क्या डिजाइन कर सकते हो, आपके बीम, आपकी स्लैब्स, फ्लेक्चर में आपकी फुटिंग आ सकती है. कॉलम को हम डिजाइन करेंगे लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कंप्रेशन में, जहां पर कंप्रेसिव लोड्स लगते हैं. बीम में फ्लेक्चर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेक्चर? फ्लेक्चर मींस बेंडिंग मोमेंट रिलेटेड टू द बेंडिंग कंडीशन, तो उसे हम कहते हैं फ्लेक्चरल कंडीशन. तो वहां पर जब भी बीम के अंदर, मेनली अभी मैं बीम की बात करता हूं या फिर मैं स्लैब की बात करता हूं या फुटिंग की बात करता हूं, तो उस केस में जो हमारे पास बेंडिंग ऑकर होने वाली है दैट विल बी अ फ्लेक्चर कंडीशन. उस मेंबर को यदि आपको डिजाइन करना है जिसमें बेंडिंग ऑकर हो रहा है, तो किस फैशन में डिजाइन करना है उसके लिए पैसे हमें क्या लेना होगा, एजम्पशंस डिस्कस करना होगा. तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अपने एजम्पशंस की, जो कि IS कोड 456-2000 ने दिया है. तो वो assumptions है हमारे पास. पहला नंबर का assumption मैं डिस्कस कर रहा हूँ, assumption नंबर फर्स्ट. अकॉर्डिंग टू द assumption नंबर फर्स्ट, कीप द प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर द बेंडिंग. पहले मैं assumption लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर उसका मीनिंग बताता हूँ. द प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन before and after the bending. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अब आपके पास यदि कोई बीम है, बीम के अंदर कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन पर एक प्लेन है, वो प्लेन यदि वर्टिकल है, मींस वर्टिकल ही होगा क्योंकि हमने क्या लिया, बीम को सब बीच में से कट करके देख रहे हैं, तो ये प्लेन है सपोज. तो बिफोर द बेंडिंग ये प्लेन ऐसा है, वर्टिकल है, ओके, प्लेन सरफेस है. आफ्टर द बेंडिंग ये जो वर्टिकल प्लेन था, हो सकता है ये टिल्ट हो जाए, लेकिन सरफेस क्या रहेगी इसकी, प्लेन ही रहना चाहिए. तो बात करते हैं यहाँ पर इस मीनिंग का कि ये कहना क्या चाहता है ये अजम्पशन. देखते हैं, सपोज मेरे पास एक बीम सेक्शन है, ये मैंने क्या लिया, एक बीम लिया. इस बीम में 2 सपोर्ट्स है, मतलब ये सिंपली सपोर्टेड बीम है. इस बीम के ऊपर सपोज हम क्या कर रहे हैं, मैंने एक सेक्शन कंसिडर किया है. सपोज ये मैंने क्या किया, एक सेक्शन कंसिडर किया. आप देखेंगे सेक्शन एग्जैक्टली वर्टिकल है और ये क्या है, प्लेन सरफेस है. ठीक है, अब मैंने क्या किया, दूसरा कंडीशन लिया जिसके अंदर मैंने इस बीम के ऊपर क्या लगा दिया है, एक लोड लगा दिया है. तो इस फैशन में मैंने क्या किया, इसके ऊपर लोड लगाया था. आपका सेक्शन क्या था, ये सेक्शन था आपका सपोज AB. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपने लोड लगाया, ये वो वर्टिकल सेक्शन रहा होगा यहाँ कहीं पर AB.
ठीक है, जैसे आपने लोड लगाया, लोड के कारण ये बीम क्या होने वाली है, डिफ्लेक्ट होने वाली है। किस फैशन में डिफ्लेक्ट होगी, ये बीम विल डिफ्लेक्ट इन दिस फैशन। मतलब आपको टॉप में क्या मिलने वाले हैं, टॉप में आपको मिलने वाले हैं कंप्रेसिव फोर्सेस। तो आप देखेंगे टॉप में मुझे क्या मिल रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्सेस मिल रहे हैं, और बॉटम में आपको क्या मिलने वाला है, बॉटम में टेंसाइल फोर्सेस मीन्स टेंसाइल स्ट्रेसेस आई कैन से इफ यू वांट। तो हम टेंसाइल स्ट्रेसेस भी मिलेंगे हमको बॉटम में। तो आप देखेंगे कि टॉप में कंप्रेशन लग रहा है, बॉटम में टेंशन लग रहा है, मतलब टॉप के जो फाइबर के जो यदि कोई पॉइंट है वो शिफ्ट हो रहे हैं और बॉटम के भी पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। तो एग्जैक्टली यही मैं सरफेस लूँ तो आप क्या देखेंगे कि मैं इसी प्लेन की यदि बात कर रहा हूँ, जो बिफोर द बेंडिंग क्या होता था, वर्टिकल था, प्लेन सरफेस था, लेकिन आफ्टर द बेंडिंग ये क्या हो चुका है, आफ्टर द बेंडिंग देखिए ये ऊपर कंप्रेशन के कारण ये जो एलिमेंट था, ये जो पॉइंट था वो यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाला जो पॉइंट था वो यहाँ कहीं शिफ्ट हो गया, ये वाला पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाला पॉइंट कहीं शिफ्ट नहीं हुआ है, ये वाला पॉइंट टेंशन आने के कारण इधर जा रहे हैं, इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया। ये सभी पॉइंट्स को मैं क्या कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं क्या देखता हूँ कि इन सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद फिर मुझे क्या मिला है, एक इंक्लाइंड प्लेन मिला है। मीन्स सरफेस अभी भी क्या है, प्लेन है। क्या कहना चाह रहा था कि मेरे पास एक बीम थी, बीम में मैंने एक सेक्शन कंसिडर किया, सेक्शन इज वर्टिकल एंड द सरफेस इज प्लेन, बट आफ्टर द बेंडिंग व्हाट हैपेंस, ये जो प्लेन लिया था ये इंक्लाइंड हो जाता है क्योंकि स्ट्रेन आ रहा है टॉप पे कंप्रेसिव, बॉटम में टेंसाइल, तो जिसके कारण ये इंक्लाइन हो जाता है। लेकिन ये जो सरफेस है वो अभी भी क्या बनी हुई है, प्लेन है। ये कुछ इस फैशन में या इस फैशन में या इस फैशन में कि टिल्ट नहीं कर रही, मूव नहीं रही है। मतलब जो स्ट्रेन वेरिएशन बना हुआ है वो यूनिफॉर्म बना हुआ है। इस अजम्पशन का पूरा मतलब क्या हुआ कि हर एक पॉइंट जो शिफ्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म फैशन में वेरी कर रहा है। तो यहां पर क्या मैं कह दूं कि इस अजम्पशन का मीनिंग यह हुआ, द स्ट्रेन वेरिएशन from top to the steel reinforcement is uniform, right? तो यहां पर ये जो मैंने बनाया है, सपोज मैंने क्या किया, ये बीम है मेरे पास, यहां पर इस बीम, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें हमने क्या रख रखा है, एक स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। तो ये इसका यदि मैं क्रॉस सेक्शन बनाऊं तो ये बीम का क्या हो चुका है, क्रॉस सेक्शन हो चुका है, जहां पर आपने सपोज 3 स्टील रेनफोर्समेंट लगाए होंगे, मतलब यहाँ पे 3 लॉन्गिट्यूडनल बार्स प्रेजेंट है, आपको एक विजिबल है, इसके पीछे 2 और अवेलेबल है। तो इसमें यदि आप स्ट्रेन वेरिएशन देखेंगे तो स्ट्रेन वेरिएशन क्या आ रहा है, टॉप फाइबर से लेके बॉटम फाइबर तक ये स्ट्रेन वेरिएशन कैसा है, लीनियर है। टॉप में आपको मिल रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेन, बॉटम में आपको मिल रहा है टेंसाइल स्ट्रेन। आपको ये जो बनाना है फिगर वो टॉप से लेके स्टील रेनफोर्समेंट तक ही बनाना होता है, ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रेन आ रहा है टेंसाइल स्ट्रेन वो स्टील रेनफोर्समेंट में हम मेजर करेंगे। तो ये पूरा मीनिंग जो था वो था assumption नंबर 1 का, द प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर द बेंडिंग। इसका मतलब ये हो गया है, इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, द मीनिंग इज दैट मीन्स, इस assumption का मीनिंग मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दैट मीन्स स्ट्रेन वेरिएशन इज लीनियर, स्ट्रेन वेरिएशन इज लीनियर, ठीक है। तो ये हो चुका है आपका किसका मीनिंग, assumption नंबर 1 का मीनिंग। किसने दिया था, ये दिया था IS 456-2000 ने, कौन से सेक्शन में, इन द लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द फ्लेक्चर कंडीशन में। ये था आपका assumption नंबर 1। बात करता हूं मैं यहाँ पर assumption नंबर 2 का। क्या बताना चाहते हैं हम assumption नंबर 2 में, according to the assumption number 2 of limit state method of collapse in flexure condition, the maximum compressive strain, मैं लिख देता हूं पहले यहां पर, then we will see the meaning, the maximum compressive strain in the concrete shall be taken as shall be taken as 0.0035 under the flexural condition। ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि आपको यह चीज मेंशन करना है यहाँ पर कि अंडर द फ्लेक्चर कंडीशन हमने क्या लिया है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेन लिया है कंक्रीट में 0.0035। यदि मैं कहूँ आपके पास फ्लेक्चर कंडीशन नहीं है, कुछ कोई और कंडीशन है, मतलब सपोज कंप्रेसिव कंडीशन है, कंप्रेशन लग रहा है, तो इन द केस ऑफ एक्सियल कंप्रेशन ये वैल्यू क्या होगी कंक्रीट में स्ट्रेन की चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो IS 456 ने कहा है कि द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन कंक्रीट में जो हमें लेना है वो कितनी लेना है, 0.0035। जैसे कि आप देखेंगे कि हमारे पास जो बीम था उस बीम में टॉप पे क्या आ रहा था, कंप्रेशन आ रहा था, और बॉटम में क्या आ रहा था, टेंशन आ रहा था। तो टॉप में कंप्रेशन आ रहा है तो हमने देखा कि जो हमारा कंक्रीट है इट इज गुड इन टेकिंग कंप्रेशन बट इट इज वीक इन टेकिंग दी टेंशन। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी 0 होती है, इट हैज सम वैल्यू। IS 456 has given the flexure tensile strength of concrete as a 0.7 FCK। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें तो सेफ्टी देखना है, तो हम क्या करते हैं, हम एक स्टील रेनफोर्समेंट यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स डिजाइन कर देते हैं स्टील रेनफोर्समेंट का। तो सभी टेंसाइल स्ट्रेसेस कौन ले रहा है, स्टील रेनफोर्समेंट ले रहा है। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि यदि मैंने कंक्रीट टॉप में प्रोवाइड किया हुआ है जिसके अंदर कंप्रेशन आ रहा है, तो कहाँ तक कंप्रेशन में इसमें अलाउड करूँगा। तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेन के टर्म में दिया गया है कि वो 0.0035 वैल्यू तक हम यहाँ पर क्या करेंगे, अलाउ करेंगे, जब आपके केस में क्या हो, कंक्रीट में फ्लेक्चर कंडीशन ऑकर हो रहा हो। यहाँ पर मैं बात करता हूँ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की, और ये वैल्यू 0.0035 क्यों आया, मतलब क्यों लिया गया, वो हम बात करते हैं। यहाँ पर कोई और वैल्यू भी लिया जा सकता था, वाई पीपल हैव टेकन ओनली द 0.0035 दैट वी कैन डिस्कस हियर। पहले मैं बात करता हूँ उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की। यहाँ पर मैंने क्या लिया, स्ट्रेस लिया है, और यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ स्ट्रेन। ठीक है, तो अच्छा ये बात बहुत जरूरी है कि क्या मैं स्ट्रेन y एक्सिस पे ले सकता हूँ, स्ट्रेस x एक्सिस पे ले सकता हूँ, नो वी कैन नॉट टेक, वाई बिकॉज स्ट्रेस जो है वो आपका डिपेंडेंट फंक्शन है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और स्ट्रेन जो है वो इंडिपेंडेंट है। मतलब बॉडी में सबसे पहले क्या आता है, स्ट्रेन विल ऑकर इन द बॉडी, आफ्टर दैट स्ट्रेस विल ऑकर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि यार स्ट्रेन कैसे ऑकर हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, फर्स्ट थिंग फोर्स इज कमिंग, फोर्स के कारण उसमें क्या आ रहा है, डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब स्ट्रेन। अब इस स्ट्रेन को रजिस्ट करने के लिए क्या डेवलप होंगे आपके मटेरियल में, स्ट्रेसेस। तो मैं यहाँ पर कंफर्म करता हूँ कि बॉडी में पहले स्ट्रेन आएगा, उसके बाद उसमें क्या आएंगे, स्ट्रेसेस आएंगे। थर्मल स्ट्रेस एक अलग चीज है, थर्मल स्ट्रेस इज अ डिफरेंट पिक्चर। यहाँ पर सॉलिड मैकेनिक्स में हमें क्या बात करना है कि पहले स्ट्रेन आता है फिर स्ट्रेस आता है, मींस आपका जो स्ट्रेस है वो डिपेंडेंट है स्ट्रेन पर, इसलिए मैंने क्या लिया, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन लिया है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई एक्सिस पर क्या लिया है, स्ट्रेस लिया है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है ऑन द स्ट्रेन। ठीक है, आगे बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किसके लिए, कंक्रीट के लिए, कि कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होता है। कंक्रीट वी नो इट इज अ ब्रिटल मटेरियल इन नेचर, तो यहाँ पर इसका यदि मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाना चाहूँ तो वो कुछ इस फैशन में बनना चाहिए। ये होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द कंक्रीट, दिस इज द एक्चुअल कर्व ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द कंक्रीट बिकॉज द कंक्रीट इज अ ब्रिटल मटेरियल। तो ये कुछ इस फैशन में बनता है। लेकिन इफ यू सी द कोड IS 456 2000, तो उन्होंने लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द फ्लेक्चर कंडीशन में यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया है कंक्रीट के लिए, वो कुछ इस फैशन में दिया है कि यहाँ तक उन्होंने क्या लिया है, इसको पैराबोलिक लिया है अप टू सम वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एंड देन इट इज लीनियर। तो ये जो कर्व दिया गया है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट है, इस कर्व में IS 4562 के हिसाब से ये कर्व है जो कि पैराबोलिक है अप टू द स्ट्रेन ऑफ 0.002 एंड देन इट इज स्ट्रेट एंड कांस्टेंट अप टू द स्ट्रेन ऑफ 0.0035। तो यहां पर जाके हमने क्या कर दिया है, इसको स्टॉप कर दिया है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये हो रहा है कि the maximum compressive strain in the concrete shall be taken as 0.0035 under the flexure condition। तो people have checked by experiment कि 0.0035 तक पहुंचने के बाद परमानेंट डिफॉर्मेशंस क्या हो जाते हैं उसमें, मतलब नंबर ऑफ क्रैक्स विल बी विजिबल। सो इन दैट केस वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट आवर एनालिसिस अप टू द स्ट्रेन ऑफ 0.0035, दैट इज द परमिसिबल स्ट्रेन आई कैन से इन द कंक्रीट, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द कंक्रीट इज 0.0035। अच्छा, ये जो कर्व है
ये क्या था आपका, तो मैं यहां पे लिखता हूं ये आपका एक्चुअल कर्व है। कौन सा कर्व है, एक्चुअल। लेकिन ये जो कर्व कौन सा है, ये जो कर्व दिया है ये IS 4562 ने दिया है, जिसमें कि ये क्या है, पैराबोलिक है। कहां तक ये पैराबोलिक है, पैराबोलिक इट इज अप टू द स्ट्रेन ऑफ 0.002 है, एंड देन इट इज स्ट्रेट एंड कांस्टेंट अप टू 0.0035। तो यहां पर हम लिख देते हैं स्ट्रेट एंड कांस्टेंट, स्ट्रेट एंड कांस्टेंट, एंड लीनियर इफ यू वांट यू कैन राइट, नो प्रॉब्लम। कांस्टेंट मतलब इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रेस आई एम टेलिंग, स्ट्रेन तो वेरी कर रहा है, स्ट्रेस क्या हो चुका है यहाँ पर, कांस्टेंट हो चुका है, और उसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है स्ट्रेस की इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो आ चुकी है FC के। तो यहाँ पर यदि आप इस लाइन को इधर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ड्रैग करने पर यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये हो चुका है आपका FC के। तो हम जानते हैं FC के क्या होता है, FC के इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो किस फैशन में लिखेंगे हम, यह है आपका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होता है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में। अभी फिलहाल में FCK का सिर्फ मैं इतना मीनिंग समझता हूं कि ये इट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। मतलब आप क्या करिए, यदि आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका आप क्यूब बनाइए कंक्रीट का, जो भी आप कंक्रीट प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द गिवन ग्रेड, उसको आप क्या करिए, क्यूब बनाइए, नंबर ऑफ क्यूब्स आपको बनाना है, और उसको क्या करना है, आपको वो क्यूब का जो साइज रखना है दैट वी हैव टू कीप 15 बाय 15 बाय 15। समझने की कोशिश करते हैं कि मैं FCK निकालता कैसा हूं। हमने क्या किया, कंक्रीट बनाया, कंक्रीट बना के हमने क्या किया, नंबर ऑफ क्यूब्स बनाए, और हर एक क्यूब का साइज कितना रखना है हमको, 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। और इस क्यूब को हमने क्या कर दिया, क्यूरिंग के लिए वाटर में रख दिया है। कितने देर के लिए रखना है, फॉर 28 डेज के लिए हमने क्या किया, इसकी क्यूरिंग की। क्यूरिंग के बाद आफ्टर 28 डेज हमने क्या किया, इस क्यूब को कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में रखा। मैंने देखा कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में यहाँ पर एक क्या है, बेस प्लेट है, जिसके ऊपर मैं अपना क्यूब रख रहा हूँ, उसके ऊपर क्या रख रहा हूँ मैं, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में एक लोड प्लेट होती है, लोड लगा रहा हूँ। तो आपका जो कंक्रीट है उसके ऊपर क्या लग रहा है, टॉप एंड बॉटम से कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लग रहे हैं, इसलिए यहाँ पर, और फिर वो जिस वैल्यू पे जाके फेल हो जाता है, जिस स्ट्रेस पे जाकर, वो वैल्यू हो जाएगी आपकी FCK, इसलिए नाम दिया हो गिवन द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। एक और डेफिनेशन यहाँ पे मैं इसकी बताता हूँ, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक compressive strength of the concrete means it is the strength for which not more than 5% results are allowed to fall. That means यदि आप 100 क्यूब्स बना रहे हैं for given grade means सपोज M20 के लिए आप 100 क्यूब्स बना रहे हैं, तो 95 क्यूब से ज्यादा क्यूब्स ने 20 या 20 से ज्यादा न्यूटन पर mm स्क्वायर का स्ट्रेंथ देना चाहिए। इफ इट इज गिविंग suppose 80 cubes are giving 20 Newton per mm square and remaining 20 cubes are giving less than that, then M20 will not be called characteristic compressive strength. आने वाले लेक्चर्स में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल में यहाँ पर मुझे क्लियर होता है कि यदि आपको FCK निकालना है तो आपको क्यूब बनाना है 15 बाय 15 बाय 15 का, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में लगाना है, रखना है आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग, और उस पर लोड लगा के उसको टेस्ट करना है, जिस वैल्यू पे आप फेल होगा दैट विल बी योर कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ FCK। ये तो हो गया मेरे पास, इतनी बात मुझे समझ में आती है। पैराबोला है, ये स्ट्रेट लाइन है, अप टू द स्ट्रेन ऑफ 0.002 ये क्या है, पैराबोलिक है। उसके बाद अप टू द स्ट्रेन ऑफ 0.0035 ये क्या है, स्ट्रेट और कांस्टेंट है। यहां जाके मैंने कर्व क्यों रोक दिया, इसलिए रोक दिया क्योंकि आफ्टर द स्ट्रेन ऑफ 0.0035 मुझे नंबर ऑफ क्रैक्स देखने को मिलते हैं। इतनी बात मुझे क्लियर है। आगे देखता हूं मैं, यहां पर कुछ कर्व्स और दिए गए हैं IS 4562 के अंदर। एक कर्व ये दिया गया है और एक और कर्व दिया गया है कुछ इस तरह से। तो यहां पर ये जो कर्व दिया गया है सेकंड, यहां पर इन लोगों ने लिखा है FCK डिवाइड बाय 1.5। इफ यू कैलकुलेट FCK डिवाइड बाय 1.5 द वैल्यू विल बी 0.67 FCK। इसको क्या कहते हैं हम 0.67 FCK को, इसको हम कहते हैं strength of concrete in structure। क्या मतलब होता है इसका, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर का?
स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, देखिए मैंने जो स्ट्रक्चर डिजाइन करना है उस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखिए, चाहे मैं स्लैब की बात करूं, चाहे मैं बीम की बात करूं, चाहे मैं कॉलम की बात करूं या मैं फुटिंग की बात करूं, हर जगह पर हम क्या कर रहे हैं, कंक्रीट कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर ही रहे हैं। यदि मैं आरसीसी स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर रहा हूं तो यदि मैं कंक्रीट प्रिपेयर कर रहा हूं तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ मुझे कितनी लेना है? क्या उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ में एफसीके ले लूं, जो कि मैंने अभी आपको टेस्ट कैलकुलेट करना सिखाया लेबोरेटरी में? नहीं, मैं ये एफसीके नहीं ले सकता हूं कंक्रीट की स्ट्रेंथ इन दिस स्ट्रक्चर। क्यों नहीं ले सकता हूं? तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाई वी कैन नॉट टेक द वैल्यू ऑफ एफसीके इन दिस स्ट्रक्चर एज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। क्योंकि एफसीके हमने कैसे कैलकुलेट किया है, यू अंडरस्टैंड, एफसीके इज कैलकुलेटेड फॉर द क्यूब ऑफ 15 by 15 by 15 and this cube we keep on the base plate of compression testing machine and above this we have one load plate। मतलब बॉटम से आपके कंक्रीट को क्या है, सपोर्ट है, टॉप से आपके कंक्रीट पे क्या लग रहा है, लोड प्लेट। मतलब ये दो प्लेट्स के बीच में आपका कंक्रीट क्या हो चुका है, पूरी तरीके से कन्फाइंड हो चुका है। मतलब आपके कंक्रीट के अंदर केवल और केवल प्योर कंप्रेशन आने वाला है। जब आपकी कंक्रीट के अंदर प्योर कंप्रेशन आने वाला है, मतलब ये स्ट्रेंथ जो है वो कैसी है, सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट का अंडर द प्योर एक्सियल कंप्रेशन। लेकिन यदि मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ बीम। सपोज कोई बीम है, बीम के ऊपर आप देखेंगे, बीम के ऊपर क्या होता है, स्लैब होता है। मतलब यहां पर आपकी कंक्रीट जो है, सपोज ये आपका बीम है, यहां पर बीम के ऊपर स्लैब प्रेजेंट है, मतलब लोड प्लेट अवेलेबल है, लेकिन आपके बीम को बॉटम से कोई सपोर्ट नहीं है, जैसे कि सपोर्ट आपके कंक्रीट क्यूब 15 by 15 को हुआ करता था। मतलब 15 by 15 by क्यूब को जब मैं टेस्ट कर रहा हूं तो वहां पर प्योर एक्सियल कंप्रेशन होकर हो रहा है, लेकिन यहां पर लोड प्लेट है केवल बीम के ऊपर, बॉटम से बीम को कोई सपोर्ट नहीं है। मतलब बीम यहां पर क्या होने वाली है, बेंड होने वाली है। वंस द बीम स्टार्ट बेंडिंग, मतलब उसमें फ्लेक्चर कंडीशन आ चुका है एंड द फ्लेक्चर कंडीशन इज मोर डेंजरस देन द कंप्रेशन कंडीशन। देन व्हाट विल हैपन कि इन द फ्लेक्चर कंडीशन में बीम क्या हो जाएगा, फेल होने के चांसेस करेगा। आपके बॉटम में नंबर ऑफ क्रैक्स यू कैन सी, यहां पर टेंशन भी ऑकर हो रहा है। तो क्या अभी भी कंक्रीट में मुझे एफसीके स्ट्रेंथ लेना चाहिए? नो, I cannot take the value of FCK here in the concrete. Why? Because यहाँ पर concrete axial compression नहीं, जबकि shear, torsion, flexure condition and all other kind of forces will be occurring there. So और FCK मैंने किसके लिए टेस्ट किया है, pure axial compression के लिए टेस्ट किया है। So I cannot take the value of FCK as the strength of the concrete in the structure. I should take the strength less than FCK. तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने केवल और केवल 67% स्ट्रेंथ ऑफ एफसीके लिया है। 67% स्ट्रेंथ, 0.67 एफसीके स्ट्रेंथ हमने क्या लिया है, कंसीडर किया है। यदि मैंने 0.67 स्ट्रेंथ कंसीडर किया है, दैट मीन्स आई हैव कंसीडर द इफेक्ट ऑफ ऑल द काइंड ऑफ फोर्सेस व्हिच आर ऑकरिंग इन द स्ट्रक्चर। इट मे बी योर shear force, it may be your bending moment, it may be flexure condition, torsion, shear stresses, combined stresses and the principal stresses, everything I have considered and I have taken the strength 67% of the total FCK which we have calculated in the compression testing machine under the condition of pure axial compression. बस 67% स्ट्रेंथ हमने ले लिया स्ट्रक्चर में। क्या इसके लिए मैं करूं डिजाइन? नहीं, अभी ये डिजाइन नहीं लिया है। अब मुझे क्या करना है, स्ट्रक्चर के अंदर जो कंक्रीट प्रोवाइड करने वाला हूं उसको मैं डिजाइन करना है, तो उसके लिए मुझे कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना होगी। तो IS 456-2000 ने कंक्रीट मटेरियल के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है, जिसे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर भी कहा जाता है, इज 1.5। यहां पर ये 1.5 इज नॉट योर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, इट इज समथिंग डिफरेंट विच गिव द वैल्यू 0.67 FCK। यहां पर जो आपने 0.67 FCK यहां पर हासिल किया है, उस 0.67 FCK को अब आपको क्या करना है, इसको आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्या करना है, डिनोट करना है, डिवाइड करना है। तो FOS मीन्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो यहां पर मैं ले रहा हूं एज पर IS 456-2000 मटेरियल कंक्रीट के लिए जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है उसकी वैल्यू हम लेते हैं 1.5। तो मुझे यहां पर वैल्यू क्या मिल गई है, 0.446 इंटू FCK। अब ये 0.446 FCK क्या है, ये है आपके कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेंथ। इट इज कॉल्ड डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ योर कंक्रीट इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 0.446 FCK के लिए आप आपका स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग द लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर द फ्रैक्चर कंडीशन।
ठीक है। तो आप बीम डिजाइन कर रहे हैं या फिर स्लैब डिजाइन कर रहे हैं या फिर फुटिंग डिजाइन कर रहे हैं अंडर द बेंडिंग कंडीशंस, तो आप जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ लेने वाले हैं दैट यू कैन टेक 0.446 FCK। क्या ये 0.446 FCK है मैं कंक्रीट को जब कॉलम में डाल रहा हूं तब भी ले सकता हूं? नो। वहां पर आपको कुछ और वैल्यू लेना होगा। क्यों वहां पर कुछ और वैल्यू क्यों लेना होगा? वहां पर कुछ और वैल्यू इसलिए लेना होगा क्योंकि वहां पर जो कंप्रेसिव स्ट्रेन आने वाला है वो 0.0035 नहीं आने वाला है, वहां पर कुछ और वैल्यू आने वाला है ड्यू टू एक्सियल कंप्रेशन। ठीक है, तो वहां पर हम और डिस्कस करेंगे जब हम कॉलम की बात करने वाले हैं। अभी फिलहाल में ये जो स्ट्रेंथ है दैट इज द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। सो यहां पर मैं लिख देता हूं इट इज द डिजाइन स्ट्रेंथ of concrete। ठीक है, इट इज योर डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो यह था आपका एजम्पशन नंबर 2। बात करता हूं मैं यहां पर एजम्पशन नंबर 3 की। एजम्पशन नंबर 3 में हमें क्या लेना है? द स्ट्रेस ब्लॉक इज parabolic from neutral axis to the strain 0.002 and rectangular up to the strain of 0.0035। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि यदि मैं बात कर रहा हूं आपके पास एक कंक्रीट ब्लॉक है, कंक्रीट ब्लॉक है मतलब एक आरसीसी सेक्शन है, आपने सपोज कुछ स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है, बॉटम में हम प्रोवाइड करेंगे क्योंकि हमें टेंशन रजिस्ट करना है। और हमने क्या कर रखा है यहाँ पर आपके सेक्शन में, ये हो गया आपका न्यूट्रल एक्सिस, ये जो आपने बनाया है इन बिटवीन ऑफ दिस टू लाइन्स, दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस। इस न्यूट्रल एक्सिस में मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि आपका जो स्ट्रेन वेरिएशन होता है, जैसे आप आपका एजम्पशन नंबर फर्स्ट देखेंगे, सो फ्रॉम द एजम्पशन नंबर फर्स्ट हमने क्या देखा था? स्ट्रेन वेरिएशन क्या होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया लीनियर वेरिएशन। टॉप में क्या आ रहा है? मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन आ रहा है, बॉटम में मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेन आ रहा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन का वैल्यू मुझे 0.0035 मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो स्ट्रेन वेरिएशन फ्रॉम द एजम्पशन नंबर फर्स्ट है वो कुछ इस फैशन में है मेरे पास। ठीक है, स्ट्रेन वेरिएशन, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है उसकी? 0.0035। यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होती है? ये 0 होती है, और यहाँ कहीं पर सपोज दिस वैल्यू वी हैव 0.002। अब हमें क्या बात की है यहाँ पर? हमने बात किया है, यहाँ पर हमने बात किसका किया है? हमने यहाँ पर बात कर रखा है आपका स्ट्रेस ब्लॉक का। तो आप देखेंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ, स्ट्रेस ब्लॉक इस पैराबोलिक। आप देखेंगे यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस पर 0 स्ट्रेन है, यहाँ से अप टू द स्ट्रेन ऑफ 0.002 कर्व कैसा होना चाहिए? पैराबोलिक। क्यों पैराबोलिक ले रहा हूँ? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना रखा है, तो यहाँ से 0 स्ट्रेन है आपको, तो ये तो ओरिजिन है, तो 0 स्ट्रेन से लेके 0.002 तक कर्व कैसा है आपका? पैराबोलिक है। एंड देन फ्रॉम 0.002 से लेकर 0.0035 तक एक रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक है। तो यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ? स्ट्रेस ब्लॉक बना रहा हूँ। तो मुझे पता लगा कि अप टू द स्ट्रेन ऑफ 0.002 कर्व क्या है आपका? पैराबोलिक, एंड देन इट इज कांस्टेंट एंड स्ट्रेस रेक्टेंगुलर अप टू द स्ट्रेस ऑफ 0.446 FCK।
तो आप देखेंगे 0.0035 पर कितना स्ट्रेस अवेलेबल है, 0.46 FCK का। तो ये आपका क्या बन चुका है, स्ट्रेस ब्लॉक बन चुका है। ठीक है, तो ये था आपका एजम्पशन नंबर 3। एजम्पशन नंबर 4 की बात करता हूं, यहां पर क्या लिखेंगे, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट shall be ignored। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि आपको कंक्रीट में जानता हूं, यदि मैं एक कंक्रीट का बीम ले रहा हूं तो उसको यदि लोड लगा रहा हूं तो टॉप पे कंप्रेशन आना चाहिए, बॉटम में टेंशन आना चाहिए। ये मुझे पता है। क्यों कंप्रेशन टेंशन? क्योंकि ये नेचर है कि आप किसी भी चीज को बेंड करेंगे तो टॉप के फाइबर्स जो एक दूसरे के नजदीक जाएंगे, बॉटम के फाइबर एक दूसरे से दूर जाएंगे, मतलब टॉप पे कंप्रेशन आ रहा है, बॉटम में टेंशन आ रहा है। इन द केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। यदि मैं बात करता हूँ कैंटिलीवर में तो थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है। कैंटिलीवर के केस में आप यदि उसको बेंड करते हैं तो टॉप पे हमें क्या मिलने लगता है, टेंसाइल स्ट्रेसेस मिलते हैं, मतलब फाइबर स्ट्रेच हो रहे हैं, और बॉटम में फाइबर्स क्या होते हैं, कंप्रेस्ड होते हैं, इसलिए वहां पे कंप्रेशन मिलने लगता है। अभी मैं सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहा हूं कि टॉप में कंप्रेशन आ रहा है, बॉटम में टेंशन आ रहा है, तो इन दैट केस मैं क्या करना चाहता हूं कि बिलो द न्यूट्रल एक्सिस आप जो देखेंगे, आपने कोई भी एक बीम सेक्शन प्रिपेयर कर रखा है, ये एक बीम सेक्शन है, तो बिलो द न्यूट्रल एक्सिस यहां पर हम पूरा क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है। अबोव द न्यूट्रल एक्सिस पूरा क्या आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपका जो कंक्रीट आपने प्रोवाइड करा है वो कंप्रेशन में क्या है, स्ट्रांग है, तो वो इतना आपके पूरे बीम का जो कंक्रीट होगा वो इतना ही स्ट्रेसेस ले पाएगा कि इतने एरिया में जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं कंप्रेशन के कारण, कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहे हैं, वही ले पाएगा। इसके नीचे जो टेंशन आने वाला है आपका कंक्रीट वो नहीं लेगा। इसका मतलब यह है कि द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट शेल बी इग्नोर्ड। आपको क्या करना है कि यहाँ के कंक्रीट की जितनी भी स्ट्रेंथ है उसको आपको क्या कर देना है, पूरी तरीके से इग्नोर कर देना है। मतलब यहाँ का जो एरिया ऑफ कंक्रीट है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। यहाँ का एरिया ऑफ कंक्रीट हमारे लिए यूजफुल नहीं है क्योंकि यहाँ के एरिया ऑफ कंक्रीट की हम स्ट्रेंथ कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ना तो कंप्रेसिव ना तो टेंसाइल। कंप्रेसिव तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि बिलो द न्यूट्रल एक्सिस टेंशन आता है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात ही नहीं कर सकते हैं। हाँ, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस टेंशन आता है और कंक्रीट की कुछ टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, आई एक्सेप्ट दैट इज इक्वल टू 0.7 √ FCK, लेकिन कोड ने इस एजम्पशन में क्या कह रखा है कि इग्नोर द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट विच इज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। तो आपको यहाँ का जो कंक्रीट है उसकी न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो कंक्रीट है वो पूरा एरिया इग्नोर कर देना है। पूरा कैलकुलेशन आप जब मैं इसको पढ़ाऊंगा हाउ टू डिजाइन द बीम, कहीं पर भी मैं ये एरिया ऑफ कंक्रीट की बात नहीं करूंगा, वो मैं पूरी तरीके से क्या कर चुका हूं, इग्नोर कर चुका हूं। तो जब इतना एरिया ऑफ कंक्रीट मेरे लिए यूजफुल नहीं है, देन व्हाई शुड आई प्रोवाइड दिस कंक्रीट, व्हाई आई एम इंक्रीजिंग द कॉस्ट। तो यहाँ पर स्टील रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो स्टील रेनफोर्समेंट को बाइंड करने के लिए, उसमें रखने के लिए हमें कंक्रीट वी हैव टू प्रोवाइड बिलो द न्यूट्रल, अदरवाइज ये तो हैंग करते रहेंगे स्टील रेनफोर्समेंट हवा में, राइट। सो आपको पूरा कंक्रीट सेक्शन प्रिपेयर करना है फुल डेप्थ तक। रेजिस्टेंस हमको मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिलेगा पूरे सेक्शन का, लेकिन आपको यहाँ पर जो स्ट्रेंथ के टर्म्स में यदि मैं बात कर रहा हूँ तो वो जो कंक्रीट स्ट्रेंथ देने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ अबोव द न्यूट्रल एक्सिस ही देने वाला है। बिलो द न्यूट्रल एक्सिस हम कंक्रीट की कोई स्ट्रेंथ कंसिडर नहीं करते हैं, वो एरिया हम पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि बिलो द न्यूट्रल एक्सिस कोई कंक्रीट प्रेजेंट ही नहीं है। ये जो सेक्शन मैंने अभी तक पूरी बात की, मतलब ये मैं क्या बता रहा हूँ कि बिलो द न्यूट्रल एक्सिस जो टेंशन आने वाला है वो कौन लेगा, वो टेंशन पूरा स्टील रेनफोर्समेंट लेगा। मतलब वी हैव टू डिजाइन द स्टील रेनफोर्समेंट टू टेक द टेंसाइल स्ट्रेसेस ओनली। All the complete value of tensile stresses will be taken by steel, concrete will take 0 value. Clear? ये assumption का meaning ये होता है। अभी तक मैंने जो भी बात किया इस पर्टिकुलर assumption के लिए, that was based on cracked section theory. आप क्या कर रहे हैं, cracked section theory। cracked section theory के हिसाब से मैं यहां पर लिख देता हूं, it is based on cracked सेक्शन थ्योरी। मतलब क्रैक्ड सेक्शन थ्योरी के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो कंक्रीट प्रेजेंट है उसको पूरी तरीके से हम क्या मान रहे हैं कि ये क्रैक्ड है। यदि क्रैक्ड है तो वो कोई स्ट्रेंथ नहीं देगा, इसलिए हम स्ट्रेंथ कैलकुलेशन में उसका यूज नहीं करने वाले हैं। तो जो भी पूरा टेंशन है वो स्टील रेनफोर्समेंट ले लेगा। तो इस एजम्पशन का मीनिंग यहाँ पर मुझे क्लियर हो चुका है कि कंक्रीट विल नॉट टेक एनी वैल्यू ऑफ टेंसाइल फोर्स, ऑल द टेंसाइल फोर्स विल बी टेकन बाय स्टील ओनली।
ठीक है, तो यह था आपका एजम्पशन नंबर 4। बात करते हैं लास्ट अजम्पशन की, अजम्पशन नंबर 5 की। अजम्पशन नंबर 5 में हम क्या देखते हैं कि देखो मैंने अभी तक यहाँ पर, यदि आप अजम्पशन नंबर 2 देखेंगे मेरा, तो मैंने बात किया था यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट की। क्यों कंप्रेसिव स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट की बात किया था? क्योंकि कंक्रीट अबोव द न्यूट्रल एक्सिस था जिसमें कंप्रेशन आ रहे थे, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस में कंक्रीट का एरिया इग्नोर कर रहा हूं, तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेन आने वाला है कंक्रीट में वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो कंप्रेसिव स्ट्रेन मैंने लिया था वो मैंने ले लिया है 0.0035। यदि मैं टेंशन की बात करूं तो मैंने बिलो द न्यूट्रल एक्सिस क्या प्रोवाइड कर रखा है? टेंसाइल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है। तो टेंसाइल रेनफोर्समेंट में कितना स्ट्रेन आने वाला है दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द अजम्पशन नंबर 5। तो यहां पर मैं बात करता हूं अजम्पशन नंबर 5 में कितना टेंसाइल स्ट्रेन हम अलाउड करेंगे स्टील रेनफोर्समेंट में। तो जैसे कि मैंने कंक्रीट में बता दिया, कंक्रीट में हम कितना ले रहे हैं? कंक्रीट में हम ले रहे हैं 0.0035 इन द फ्लेक्चर कंडीशन। ठीक है, अच्छा फैक्टर ऑफ सेफ्टी की यदि मैं बात करूं तो कंक्रीट के लिए कितनी होती है फैक्टर ऑफ सेफ्टी? कंक्रीट के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है वो होती है यहाँ पर 1.5। स्टील के लिए कितनी होती है? स्टील के लिए होती है यहाँ पर 1.15। तो मैं पहले यहाँ पर लिखता हूँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है कंक्रीट के लिए, फॉर कंक्रीट इट इज 1.5 एंड फॉर स्टील कितनी है ये? 1.15। यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से तो मुझे पता लगता है कि कंक्रीट की बात कर रहा हूं तो 1.5 है, स्टील की बात कर रहा हूं तो 1.15 है। मतलब जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट की है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो कि कंक्रीट की है वो बड़ी है एज कंपेयर टू द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील से। क्यों ऐसा क्यों लिया गया है? कोड ने यहाँ पर इसकी वैल्यू 1.5 दी है, इसकी वैल्यू 1.15 दी है। कंक्रीट के लिए ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिए है, स्टील के लिए कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है। ऐसा क्यों किया है कोड ने? कोड ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आप समझने की कोशिश करिए कि जो कंक्रीट हम बनाते हैं वो हम बनाते हैं एट द साइट, जहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन हो सकता है, वाटर कंटेंट में वेरिएशन हो सकता है, डस्ट में वेरिएशन हो सकता है। नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर। व्हाई? बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग द कंक्रीट एट द साइड। प्रॉपर मिक्सिंग में नहीं हो सकती है ना, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर। ठीक है, प्रॉपर केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती, ह्यूमिडिटी चेंज हो सकती है। तो उन सभी फैक्टर्स को लेते हुए ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया गया है किसके लिए? कंक्रीट के लिए। अब बात करते हैं स्टील के लिए। स्टील कहाँ प्रिपेयर किया जाता है? स्टील कैन बी प्रिपेयर्ड एट द मिल्स एंड फैक्ट्रीज, जहां पर, और स्टील क्या एक होमोजीनियस मटेरियल है। ठीक है, तो इस कारण से इसकी प्रॉपर कास्टिंग पॉसिबल है, इसकी प्रॉपर कास्टिंग पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने क्या किया है? इसके लिए कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखा है, लेकिन इसके लिए हमने क्या किया? कंक्रीट के लिए ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखा है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था अपने अजम्पशन नंबर 5 की, जो कि लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्चर कंडीशन में हमने लेना है। वो ये है कि द मैक्सिमम स्ट्रेन है ना, द मैक्सिमम strain in the tensile steel shall not be less than 0.002 plus Fy by 1.15 ES। ओके, तो ये होता है स्ट्रेन। यहां पर मैं लिख देता हूं स्ट्रेन इन स्टील कितना दिया गया है? 0.002 प्लस। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि स्टील के लिए आपको कितने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना है? 1.15। तो यार देखिए, ये स्टील की स्ट्रेंथ थी, यील्ड स्ट्रेंथ, यहाँ पे मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले ली 1.15। तो 1 डिवाइड बाय 1.15 आपका यहाँ पर बन जाता है 0.87 Fy डिवाइड बाय क्या बन गया ये? ES। ठीक है, तो ये बन चुका है आपका स्टील के अंदर स्ट्रेन। ठीक है, ये स्ट्रेन का वैल्यू आया कैसे? तो ये इस तरीके से आया है कि हम क्या जानते हैं, जब भी हमारे पास कोई हाई यील्ड स्ट्रेंथ के मटेरियल्स होते हैं, तो यदि हम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन की बात करें तो हाई यील्ड स्ट्रेंथ की जो उनकी डक्टिलिटी कम होती है, जिनकी यील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, तो उसका जो कर्व है कुछ इस तरीके से होता है। इस सिचुएशन में हमें यील्ड पॉइंट निकालने में बहुत मुश्किल होती है। इट इज़ नॉट क्लियरली विजिबल एक्चुअली। इन द केस ऑफ यील्ड स्टील,
in the case of mild steel yield point is easy to determine, but यहाँ पर क्या है, it is difficult because it is high yield strength deform bars. तो इस situation में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि most of the metals they start straining after the strain of 0.2%. ठीक है, तो जो हमारा स्टील है वो 0.2% के बाद उसमें क्या आने लगता है, यील्डिंग आने लगता है. दैट वी हैव ऑब्जर्व कि नंबर ऑफ मेटल्स जो है उनमें जो यील्डिंग है दैट स्टार्ट्स आफ्टर 0.2%. तो यहाँ पर हमने क्या लिया, 0.2% की वैल्यू ली स्ट्रेन की, मतलब कितना 0.2% मतलब 0.002. तो ये वैल्यू हो गई आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक 0.002 की, बस ये लिया है हमने. और यहाँ पर सपोज ये जो कर्व है, इस कर्व के जो इनिशियल स्लोप है उसके पैरेलल हमने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है. किसके पैरेलल है, वो ये लाइन जो ये आपने कर्व बनाया है उसके पैरेलल है, इनिशियल टेंजेंट के. तो ये कर्व यहाँ कहीं पर कट कर रहा है, तो इसको, इस पॉइंट को हमने क्या किया, इस तरीके से ड्रैग किया, इसको यहाँ ट्रेस किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है दैट वैल्यू वी हैव Fy/Es. ठीक है, Fy इज द यील्ड स्ट्रेंथ, Es इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ये आपको क्या मिल चुका है, यील्ड पॉइंट मिल चुका है यहाँ पर. अच्छा, तो एक बात देखते हैं, IS 456-2000 ने हमें क्या कहा है, हमने कहा है कि स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 लेना चाहिए. तो यहाँ पर ये जो कर्व मैंने बनाया था वो कर्व मैंने बनाया था Fy के लिए. अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कर्व बनाना है Fy डिवाइड बाय 1.15 के लिए. मैंने क्या बना दिया, दूसरा कर्व बना दिया. तो मैंने देखा दूसरे कर्व को, ये जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है वो यहाँ कहीं पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है. तो मैंने क्या किया, ये वाले पॉइंट को क्या किया, नीचे ड्रैग किया. तो ये हो गया मेरा सपोज पॉइंट B, ये है सपोज मेरा पॉइंट A, और ये तो आपका क्या था, ओरिजिन. तो यहाँ पर मुझे पता लगा कि आपका जो O से A तक है वो तो आपको क्या था, प्रूफ स्ट्रेंथ था, जिसे हम कहते हैं 0.002, जो कि हमने लिया था वैल्यू. ठीक है, उसके बाद A से B तक का जो वैल्यू है इट इज आफ्टर टेकिंग दी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15, वो हमें कितना मिल चुका है, यहाँ पे 1.15 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया है. Fy की जगह में क्या लिख दूँ, 0.87, तो वो मुझे क्या मिल चुका है, 0.87 Fy डिवाइड बाय Es मिल चुका है. अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको OB मिल जाएगा, दैट इज द टोटल स्ट्रेन इन स्टील. और वही वैल्यू मैंने क्या लिख रखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है 0.002 plus 0.87 Fy by Es. So this was the complete assumptions which are given in the IS 456-2000 under the section of limit state method of collapse in flexure condition. तो ये सभी assumption पर based हम क्या करेंगे, हमारे beams की एनालिसिस करेंगे, हमारे स्लैब की एनालिसिस करेंगे, हमारे फुटिंग्स की एनालिसिस करेंगे. आई होप यू पीपल हैव लर्न सो मेनी थिंग्स इन दिस वीडियो एंड एंजॉयड दिस लेक्चर. थैंक यू.